तो गाइस यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, जो हम घटना चक्र कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की। इसमें जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने किया था जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ, और उसके बाद हमने किया था गाइस रामसर सम्मेलन। ठीक है, तो ये दोनों करने के बाद अब जो हम करने जा रहे हैं वो है विभिन्न अधिनियम एवं करार। ठीक है, तो गाइस वेलकम टू माय चैनल पीसीएस पे चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक जो घटना चक्र किए गए, इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, यानी कि आपका जैव विविधता पार्ट 5 हम करेंगे, जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो बुक है वो आपकी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए भी अगर आप बात करें तो आप इसको और लूसेंट को करें, काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हो कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, अगर आपकी कोई क्वेरी PDF रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। तो गाइस शुरू करने से पहले हम हमेशा जो है विषय सूची की बात करते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो है जैव विविधता। उसके आगे के भी चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अभी हम पहुंच जाते हैं जहां हम जितना हम कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। तो अभी जो हमें करना है वो करना है विभिन्न अधिनियम एवं करार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बुक है, आप जरूर एक एक चीज़ करिएगा। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए घटना चक्र की या फिर घटना सार की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा वीडियो की। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो उसके ऊपर की साइड ही बिल्कुल क्या बोलते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जो है PDF सेंड करूँगी जो भी घटना चक्र की है और जो है घटना सार जो कि आपकी करंट अफेयर्स की हो गई। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है, समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो है अधिनियम यानी कि एक्ट्स, कानून और करार किए जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो है प्रमुख हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैव विविधता आप जानते ही हैं, ठीक है, बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय संसद द्वारा क्या होता है, जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर, मत याद रखिए, नहीं याद है अभी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित हुआ। ठीक है, चलिए, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे भी प्राधिकरण आया ना गाइस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई है 2003 में, जो ये कानून आया 2002 में आया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय की बात करें इस प्राधिकरण की तो वो हो गया तमिलनाडु में, चेन्नई में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है खाद्य एवं कृषि हेतु, खाद्य और कृषि के लिए क्या है, पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि जैव विविधता पर अभिसमन के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो जो क्या करता है गाइस, खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण। ठीक है, खाद्य कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधन के संरक्षण, विनिमय, सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है, बाध्यकारी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिखा है विश्व विरासत अभिसमन तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए क्या है, राष्ट्र अभिसमन भी जैव विविधता से संबंध रखता है। ठीक है, फिर से देखिए, विश्व विरासत अभिसमन, मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए जो राष्ट्रीय अभिसमन है, यानी मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्रीय अभिसमन, ये दोनों भी क्या है, जैव विविधता से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत रामसर अभिसमन तो का क्या है, एक पक्षकार है। ठीक है, रामसर साइट्स वाले हमने देखे थे, रामसर वाला। ठीक है, तो इसका क्या है, पक्षकार है, और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया, राइट, ताकि उन सभी स्थलों का क्या, पारिस्थितिकी तंत्र उपागमन में संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। मतलब इसने कहा कि भारत जो है ना, मतलब अगर हम भारत की बात करें तो ये क्या है, रामसर अभिसमन का जो है आपका पक्षकार है। मतलब ये क्षेत्र, ये क्या करते हैं, कुछ स्थल रामसर स्थल घोषित कर देते, अब उसका क्या करेंगे, ये संरक्षण करने की कोशिश करेंगे। वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, उसका संरक्षण होगा, उसके साथ साथ उसका जो है धारणीय सतत उपयोग किया जाए, ये सब देखने का काम होगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठन की एक वैश्विक भागीदारी है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ
वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की के वैश्विक भागीदारी जो पक्षियों, उनके आवास, वैश्विक जैव विविधता को संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है, फिर इसने कहा कि ये प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, जिसके विश्व भर में क्या है 121 भागीदार, मतलब आप कह सकते हैं देश हैं, ठीक है, जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये संस्था जो है महत्वपूर्ण पक्षी, जो इंपॉर्टेंट पक्षी होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र होते हैं के रूप में स्थलों की पहचान करती है। और तब तक ऐसे क्या, अब तक ऐसे जो है 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। ठीक है, अब जैव विविधता हॉटस्पॉट, जहाँ आपकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट की संकल्पना जो है आपका ब्रिटिश पर्यावरणविद, इनका नाम है आपका नॉर्मन मायर्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि अगर हॉटस्पॉट की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी, तो नॉर्मन मायर्स ने दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, जैव सुरक्षा पर जो है कार्टाजेन उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी कि MOP मलेशिया की राजधानी यानी कि कुआलालंपुर में 2004 में हुई थी। ठीक है, फिर से देखिए, जैव संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल है क्या, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, राइट। तो अब यहाँ पे बैठक हो रही है, कहाँ हुई है, सबसे पहली बैठक मलेशिया में हुई है। मलेशिया क्या है, मलेशिया की राजधानी यानी कि कुआलालंपुर में हुई है, 2004 में हुई है। ठीक है, अब भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर जो है 2001 को किया था। अच्छा, जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है क्या, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। USA जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, ठीक है, के लिए क्या है, भारत में अथवा भारत के बाहर किसी अनुसंधान पर क्या है आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभी प्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है NBA जैव चोरी को रोकने, देशी परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। यानी इसने कहा कि NBA क्या कार्य करता है, NBA यानी कि जैव विविधता प्राधिकरण क्या काम करता है, जो जैव चोरी हो रही है उसको रोकना, देशी और जो पारंपरिक अनुवांशिक संसाधन है उसका संरक्षण करने का कार्य करता है। अब इसने कहा वाणिज्य में क्या है, प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स एक गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये सतत विकास जैव विविधता संरक्षण के संबंध में वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है, एक चीज़। फिर इसमें लिखा है ट्रैफिक का मिशन, ये सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जो जंतु हैं उनके व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ठीक है, फिर है जो ट्रैफिक है उसकी स्थापना 1976 में हुई है। WWF IUCN की रणनीतिक संगठन है। ठीक है, ये जो है WWF और IUCN का रणनीतिक संगठन है और क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, एक ब्यूरो नहीं है ये। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन होगा, इसका आंसर व्याख्या है ये इस तरह से। अच्छा, भारत सरकार ने क्या है, नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्या है, क्षमता निर्माण का विकास है। चलिए गाइस, ये जो थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगाओ, क्यों लगा है अब आगे देखते हैं, क्यों लगा हम समझ जाएंगे। ठीक है, PCS के आप लोग स्टूडेंट हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे कि ये चैप्टर इतना टफ क्यों। यहाँ लिखा भारतीय संसद द्वारा, ओके, तो गाइस फ्लाइट मोड ऑन करना भूल जाओ तो इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आंसर है, 2002 दिसंबर। ठीक है, चलो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2002, फिर यही वो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है स्थापित किया गया 2002 में, तो कानून आया था, हमने कहा था 2003 में प्राधिकरण आ गया। ठीक है, ये आ गया और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, अब लिखा है ये वही अधिनियम आया 2002 में, प्रावधानों को
कार्यान्वित करने के उद्देश्य से क्या होता है, मतलब जैव विविधता अधिनियम जो है उसके प्रावधान को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना 2002 में की गई। मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई, तमिलनाडु। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, अजीब सा, एनबीए वाला हमने पढ़ा था ना, जो हमें समझ में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही आईएएस का है, तो हमको समझ में कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी। अब इसने कहा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते, जल्दी जल्दी खत्म करते। अब इसने कहा कि एनबीए जैव चोरी को रोकता है और देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। यह भी हमने नोट्स में पढ़ा था, वही चीज़ लिखी है। और इसने लिखा है एनबीए जो है कृषि पादपों के आनुवंशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को जो है प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, और हमें एनबीए के बारे में पढ़ना भी नहीं है सच। तो इसमें लिखा है एनबीए की अनुशंसा के बिना क्या होता है, आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ये ठीक है, लेकिन हमें ये पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस में बड़ा मुश्किल से आएगा, ठीक है, इसलिए इस पर टेंशन मत लेना। अब इसने कहा कि जो आपका आईपीआर है, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार है हेतु भारत में और भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर जो है आधारित किसी आविष्कार के लिए और भारत से अभी प्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने के पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, एनबीए जैव चोरी को रोकने देश और क्या है परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। पढ़ना है पढ़ लीजिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसे स्किप करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है गाइस कि कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका। तो इसमें लिखा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में बात करनी है हमें। तो ये जो संगठन है, संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, बिल्कुल सही बात अभी हमने पढ़ा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन ने शुरू करी, गलत बात है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण पक्षों जैव विविधता मतलब जैव विविधता क्षेत्रों मतलब इसमें लिखा है इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड और क्या है बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। चलिए सही बात है, तो 1 और 3 सही है। फिर ये देख लेते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, कुछ नहीं लिखा है, अभी हमने पढ़ा था। और ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। चलो, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठन की एक वैश्विक भागीदारी जो पक्षियों उसके आवास वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है और ये संस्था महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। चलो आगे बढ़ते। तो गाइस ये भी जो अजीब सा क्वेश्चन है, देखते हैं किस पेपर में आया। तो ये भी हमारा आया हुआ है आईएएस में। देखिए आईएएस के क्वेश्चन अजीब आपको ऐसे ही फील हो जाएंगे, क्वेश्चन देख के फील हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी कि MOP1 2004 में फिलीपींस में हुई। पहला ही गलत है, ठीक है, हमने ये नहीं पढ़ा था अभी। ठीक है, भारत जैव सुरक्षा उपसमन यानी कि प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात गलत, क्योंकि ये यूएसए के लिए लिखा था, भारत के लिए नहीं लिखा था। ठीक है, चलो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। अब इसमें लिखा है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है अनुवांशिक रूपांतरित जीवों का से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। यूएसए जो है आपका समझौते मतलब ये जो जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल जैव विविधता समझौते का सदस्य है, गलत, ये नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैव सुरक्षा पर कार्टेजन उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी, 2004 में हुई थी। पहला गलत है। ठीक है, भारत ने जैव सुरक्षा उपशमन मतलब प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 2001 में किया था, तो ये वाला भी हमारा गलत है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था नहीं है, लेकिन है। ठीक है, तो अब बी भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर सही है। यूएसए जो है जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, बट क्वेश्चन में लिखा था कि है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ट्रैफिक के बारे में। तो गाइस ट्रैफिक के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं पीसीएस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। चलिए, ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं है, हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, यही चीज़ यहाँ लिखिए गाइस। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं बस चलिए पढ़ ही लेते हैं। वाणिज्य एक्चुअली क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप पढ़ भी तो रट के भी आप क्या कर लेंगे। और इसमें लिखा है वाणिज्य में पारिजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो गैस यहाँ पे बी आंसर है, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला आप पढ़िए। ट्रैफिक का मिशन ये सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, ठीक है, बस ये सही है। अब देखिए ये चीज़ हम बिल्कुल पढ़ के आए हैं, इसको आप चाहे तो एक और बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जाइए व्याख्या, वो चीज़ ही लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये PCS लेवल का क्वेश्चन नहीं है गाइस। चलिए देखते हैं ये कहाँ आया हुआ है। तो ये भी IAS में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तभी जो है ना, अगर इन क्वेश्चन पे ना ज़्यादा समझ में आए तो उसे स्किप करना बेहतर है, अगर आप IAS के स्टूडेंट नहीं हैं तो। अब लिखा भारत जो है रामसर अभिसमन का एक है पक्षकार है, उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमन संदर्भ में जो है सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो गाइज मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसने कहा इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागमन से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, ठीक है, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है भारत जो है रामसर अभिसमन का एक पक्षकार है, उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागमन से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उसके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अब गाइस मैं कहूँ कि ये जो रामसर अभिसमन क्या PCS में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन लेवल इसका बहुत आसान होगा अगर आपके PCS एग्जाम में ये आ रहा है तो, ना कि ये अजीब सा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो इसमें सारे ही खतरनाक से दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी IAS का क्वेश्चन, खाद्य जो समझ में ना आए वो IAS का है। तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय करार, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करार पर विचार करना है, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमन, विश्व विरासत अभिसमन। तो उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? तो डी आंसर 1 2 3 सारे ही सही है। तो इसने लिखा है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है जैव विविधता पर अभिसमन, विश्व विरासत अभिसमन, मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमन, ये सभी जो है जैव विविधता से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना करी है। कहाँ पे करी है? तो चेन्नई में करी है। चेन्नई कहाँ है गाइस? केरला में। अच्छा भारत सरकार, अच्छा ये क्वेश्चन किस में आया है ये भी देख लीजिए। तो ROA का क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और बात है इसकी, ROA का जो वो आपका जो PCS का सिलेबस है थोड़ा उससे अलग होता है, ठीक है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार, तभी अजीब सा है, भारत सरकार ने अजीब हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर क्या है जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु, केरल नहीं तमिलनाडु, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है जैव विविधता नीतियों में क्या है व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करता है। तो गाइस ये तमिलनाडु है, मैंने गलती से, हालांकि मुझे पता है कि इस साइड है कहीं, तो इधर तो तमिलनाडु आता है, मैं गलती से मुझे पता लगा, मतलब मैंने गलत बोल दिया, चेन्नई केरला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है जैव विविधता और संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस इस पर एक बार ना नीचे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्या लिखा है, यहाँ लिखा है IAS का क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला है यूपी UDA और LDA का, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए कहाँ आया हुआ है, IAS में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ आया हुआ है? IAS में आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ आया हुआ है? IAS में आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये ना मैंने ये आपको इसलिए दिखाया ना गाइस, अब मैं बताती हूँ मैंने ये क्या किया। तो देखिए अब मैं सिर्फ इसमें बहुत सारी चीज़ जो आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें बहुत देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता होनी चाहिए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ पे? नागोया जापान में 2010 में आयोजित हुआ था। उसमें क्या है जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई और इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है आवश्यक कदम उठाए गए। अब जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन, यानी ये वाली बात हुई थी आपकी, ये वाला जो है COP10, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं COP11, 2012 में हैदराबाद भारत में आयोजित हुआ। और जो COP12 है ये इसमें लिखा है पायोंगचांग दक्षिण कोरिया में जो है 2014 में संपन्न हुआ। अब COP13 की अगर हम बात करें 2016 में कानकुन मैक्सिको में आयोजित हुआ, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद अगर 2000 COP 14 की बात करें, 2018 में COP 15, अच्छा 2018 में कहाँ पे हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP 15 की बात करें तो 2021 में हुआ था, कुनमिंग चीन में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो ये याद कर लिएगा, कॉप 10 से 11 12 13 14 15 कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 15 वाला तो इम्पोर्टेंट था। अब इसमें लिखा है कि UNREDD, ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट सी बात है। इसमें लिखा है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो एमिशन हो रहा है ना, उसको रिड्यूस करने की बात। ठीक है, तो ये क्या है, एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इस प्रोग्राम को 2008 में प्रारंभ किया गया। अच्छा, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित जो कार्बन है उसकी मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है। ठीक है, तो मतलब फिर से देखो, इसमें क्या है कि वनों में जो कार्बन है उसकी जो मात्रा है उसका आर्थिक मूल्य आंका जाता है। विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, मतलब विकसित नहीं तो विकासशील देश, कि वो जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसमें कटौती करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छा, तो हमने अभी ऊपर क्या देखा था गाइस, UNREDD। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, UNREDD+। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है निवर्णीकरण और क्या है, वन उन्मूलन से आगे बढ़कर, मतलब ये दो चीज़ों से आगे बढ़ी है, और वन के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन, मतलब निवर्णीकरण हो गया या फिर वन उन्मूलन है, ये तो है इसमें। उसके अलावा क्या है, वनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन, ये दोनों चीज़ें भी इस प्लस वाले में आ जाती हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन संबंधित दुष्प्रभावों के उपशमन में भी अपनी जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज में भी अपनी भूमिका निभाता है। अब ये जो प्लस वाला प्रोग्राम है, UNREDD+ प्रोग्राम जो है समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब ठीक है, अब इसमें लिखा है साथ ही साथ क्या, वन पारिस्थितिकी की उत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी इसकी भूमिका है। मतलब बड़े सारे काम कर रहे हैं। अब इसने कहा REDD कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त प्रावधान, ठीक है, संभव है। ठीक है, अच्छा, जो गरीब देशों के विकास और जैव विविधता संरक्षण में भूमिका निभाता है। अब पारितंत्र, जैव विविधता का अर्थतंत्र, एक क्या है आपका विश्वव्यापी पहल है, द इकोनॉमिक्स ऑफ क्या, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जैव विविधता और पारितंत्र के आर्थिक लाभ जो हैं उसके प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ठीक, चलिए, तो ये निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र और जैव विविधता को प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। मतलब ये इसने कहा है कि जो पारितंत्र और जैव विविधता जो है हमें हमारे लिए क्या है ना, हमें जो है आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, अब किस तरह से ये लाभ हमें आर्थिक लाभ किस तरह से दे सकता है। अच्छा, ये पहल जो है पारितंत्र और जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाता है। फिर वही बात लिखे, अब यहाँ लिखा है TEEB, ठीक है, और लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, और इसका जो कार्यालय है जेनेवा, और जेनेवा का है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का है यूरोप में। ठीक है, मुख्यालय यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें लिखा है जैव सुरक्षा से संबंधित जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, उस पर जो है भारत ने 2001 में हस्ताक्षर किया था, और इस भारत में क्या है, इसको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात हो गई।
और इसमें लिखा है वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल की यहाँ पे बात हो गई। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड कहाँ पे, यूरोप में मिलेगा। वैश्विक स्तर पर जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनकी पुनः स्थापना के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। बकवास लिखिए। अब ये संगठन जो है विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर आर्द्र भूमियों के संरक्षण, मतलब ये क्या करता है, आम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है बहुत सारे अनुसंधान करके, ठीक है। तो साथ ही ये संगठन को अतिरिक्त संसाधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। तो ये बकवास लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो देखिए क्वेश्चन है। अब व्याख्या में सिर्फ वही पढ़ूंगी गाइस जो हमें नई लगेगी, ठीक है। व्याख्या में वही नहीं पढ़ूंगी जो अभी मैं चैप्टर में पढ़ के आई। अब इसमें लिखा है जैव सुरक्षा का कार्टेजन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें लिखा है पर्यावरण और वन मंत्रालय। अच्छा, मतलब इसने क्या कहा, अभी हमने पढ़ाई। तो जैव सुरक्षा से संबंधित जो ये प्रोटोकॉल है यानी कार्टेजन प्रोटोकॉल है, 2001 में भारत ने हस्ताक्षर किया और ये जो है आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है भारत में से, ठीक है। अब इसमें जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां, यानी कि अब बात कर रहा है COP10 आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा, तो इसमें और ज़्यादा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि जो ये सम्मेलन है वो आपका कहाँ पे, नागोया जापान में किया गया था। और इसमें क्या, जैव विविधता संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई और इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये 2010 में क्वेश्चन आया है और 2010 का ये COP10 की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है UNREDD+ प्रोग्राम को समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन मुख्यतः महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो इसमें जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। तो जो हमारा आंसर है, तो गाइस 1 2 3 तीनों ही है, ठीक है, सारा ही काम कर रहा है ये। तो देखिए अब, तो गाइस ये देखिए अब इसमें हम क्या बात करेंगे, तो ये है बिल्कुल ही सेम, ठीक है, जो हम पढ़ के आए। अब मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते। अब इसमें लिखा है पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताने, ठीक है। आंसर देख, तो ये IMF जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑब्वियसली गलत ही होगा, ठीक है। तो पहला तो गलत है, जब पहला गलत है, पहला गलत है, ठीक है। अब दूसरा तीसरे में लड़ाई है, दूसरा तीसरा दोनों ही सही है। मतलब यह एक क्या है, विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है, यानी कि दूसरा तो सही है। देखिए पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा इसमें है नहीं, तो आंसर हमें मिल गया C, ठीक है। अब ये ऐसा उपागमन प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो बिल्कुल पूरा का पूरा हमने अभी नोट्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ये व्याख्या आप एक बार फिर से देखिए, ये बिल्कुल ही सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये रामसर अभिसमन के हस्ताक्षरकर्ता देशों पर बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, सरकारी संगठन है। ये ज्ञान के विकास, संग्रह के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्या है, क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा सही है, तो भैया दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस इसमें फिर मैं वही बात कहूँगी कि इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, सब सेम है। एक बार आप रीड करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है। अब देखिए जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कितना बड़ा हो गया वीडियो, 28 मिनट का, ठीक है। चलिए इसे भी हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैव विविधता, विविध में जो है बचा कुचा सब इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ लिखा है सीब कथोन लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला पेड़ है, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष, BPSC का क्वेश्चन है। चलिए इसमें आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट सी बात देखते हैं अब इसमें। तो इसमें लिखा है सीबकथोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला क्या है, एक पेड़ है। और इस पेड़ की जो है बेर में क्या है, विटामिन और पोषण तत्व अच्छा खासा मिलता है। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जा स्फीतता को उत्पन्न करने के लिए, मतलब उन्हें एनर्जी देने के लिए इसको यूज़ करा चंगेज खान ने। रूसी कास्मोनाट
ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाने के लिए प्रयोग किया। यानी 2 बंदों ने इसका यूज़ करा, राइट। मतलब 2 लोगों, एक तो चंगेज़ खान ने और जो रूसी कॉस्मोनॉट ने इसका यूज़ करा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सा है सीप कथोन, ठीक है। तो इसमें क्या विटामिन पोषक तत्व, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ये जो सीप कथोन भारत में लेह बेरी के नाम से जाना जाता है और ये क्या पर्णपाती झाड़ी है, ठीक है। जो ये लद्दाख क्षेत्र है यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, फिर है कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो है पत्ती, फल, जड़, कांटे, इस सभी का यूज़ होता है, उपयोग होता है, जिसका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषक पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। इंपॉर्टेंट सी एक बात और आ गई, ठीक है। अब लिखा है शीत मरुस्थल नियंत्रण के लिए क्या है, एक आदर्श पौधा है। शीत मरुस्थल जैसे कि आप लद्दाख को कह सकते हो, ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने की क्षमता, मतलब शीत मरुस्थल आप बहुत अधिक ऊंचाई पे पेड़ जल्दी उगते नहीं है, वहाँ आप इसे उगा सकते हैं। अब इसमें लिखा है समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट और शीत प्रधान जो क्षेत्र होते हैं उसमें रहने वाले जीव की उस निष्क्रिय और अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। और ये अवस्था क्या होता है, नियत ताप यानी वार्म ब्लडेड और फिर कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। मतलब ये होता है गाइस, शीत निष्क्रियता क्या होता है, आप देखेंगे ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब ठंड आती है ना वो एक ही जगह बैठे रहते हैं और महीनों तक बैठे रह जाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं शीत निष्क्रियता, ठीक है। ये अवस्था जो है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड यानी कि नियत तापी और अनियत तापी दोनों प्रकार के प्राणियों में ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसने कहा गिलहरी की बात करें, भालू, कुछ कीट भक्षी चमगादड़ जो गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तब वे क्या होते हैं, शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। मतलब इसने कहा कि ये जो गर्म मौसम में जो चीज़ें ये लोग खाते थे वो ठंड में नहीं मिलते, अब ये क्या होते हैं, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल स्टैच्यू वाली पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो शीत निष्क्रियता की स्थिति में प्राणियों का जो ताप जो होता है वो गिर कर क्या होता है, आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है। मतलब इसने कहा कि अगर ये आदमी है ना, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अब जो है ना वातावरण का टेम्परेचर कम होकर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये भी अपना टेम्परेचर बदल के क्या करेगा, 20 डिग्री सेल्सियस कर लेगा, यानी अपना टेम्परेचर कम कर लेगा। तो इसमें लिखा है कि प्राणियों के जो ताप है गिर का जो आश्रय स्थल है जहाँ वो रह रहे उसके तापमान के बराबर हो जाते हैं। अब श्वसन जो है मंद यानी कि धीमी हो जाती है, उपापचय क्या होता है, घट जाता है। ये उसी वसा के सहारे क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, जो शीत निष्क्रियता से पहले उनके शरीर में संचित होती, ठीक है। मतलब इनने कुछ खाया, सपोज हम इनने खा लिया, अब इसका क्या, इनकी क्या श्वसन दर जो है कम हो जाएगी, आपका उपापचय घट जाएगा, ठीक है। तो ये वही जो आपने मतलब खाया या जो वसा उनके शरीर में है ना, उसके सहारे पूरी शीत ऋतु बिता लेते हैं अपनी। अब यहाँ लिखा है कि यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक गण में गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि ये स्तनधारी प्राणी आते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है व्यापक नीच यानी कि आपका लिखा है ब्रॉड नीच किसी प्राणी के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की व्याख्या है ये, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया का होता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई भी यहाँ लिखी है 115 मीटर या 379 फीट। अच्छा, ब्राह्मणी नदी या वैतरणी नदी ब्राह्मणी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पहले क्या है, भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। मतलब एक तरफ से आ रही है ब्राह्मणी नदी, यहाँ बैतरणी हो रही है, यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है भीतरकनिका, यहाँ जाके मिल जाती है। अब इसने लिखा है भीतरकनिका वन्यजीव और जैव विविधता से संबंधित क्या है, क्षेत्र है। मतलब वन्यजीव आपको मिलेंगे, जैव विविधता मिलेगी। अब इसने कहा ब्राह्मणी नदी को जो है झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। और इसमें लिखा है शंख नदी के राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी। मतलब समझ लो कि यहाँ से आ रही है दक्षिणी कोयल और यहाँ से आ रही है शंख, दोनों मिल गए
तो ब्राह्मणी नदी बन गई, ठीक है, ये बोला इसने। अब इसका वैतरणी नदी, जो दूसरी वाली की बात करें, का उपगमन क्या है, गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है, जो उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित है, ठीक है, यानी उड़ीसा से निकल रही है वैतरणी। और इसमें लिखा है जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं, ठीक है। जैव द्रव्यमान उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या है, जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग जो है 2200 ग्राम, ओके, शुष्क भार पर मीटर पर वर्ष होता है, ठीक है, कोई नहीं पूछ रही। अब इसमें निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा, ठीक है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में जो है आपका 1200 ग्राम शुष्क भार पर मीटर प्रति वर्ष है। टैगा में लिखा है, यहाँ पे प्रेयरी में लिखा है, मुझे नहीं लगता है कोई पूछ सकता है। जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक जो है, इसका प्रकाशन 2000 में हुआ था, वंदना शिवा द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो एक है सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री, ओके, और क्या भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे ना ये सब पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो एक बात आ गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब इसने कहा विश्व के कई देश, अब दो बातें हो गई। तो इसने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, 22 मई और 29 दिसंबर। तो 22 मई का आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। अच्छा, इसने कहा कि क्यों 29 दिसंबर 1993 में क्या होता है, हुआ जैव विविधता अभिशमन प्रभावी हुआ था, इसलिए बहुत सारे देश जो है 29 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष अभी हमने देखा कौन सा था आपका, यहाँ पे सिकोया, ठीक है। देखिए सिकोया है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कैलिफोर्निया यानी कि उत्तरी कैलिफोर्निया में मिलेगा। इसकी हाइट भी लिखी 379 फीट या 115.5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो प्रजाति विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा था व्यापक नीच जो है विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बड़े आकार वाला शरीर विलोपन के लिए उत्तरदायी है, आपका संकुचित नीच भी है, और आनुवांशिक विभिन्नता की कमी, ये सब है विलोपन के लिए उत्तरदायी। अब इसने लिखा है सीबक थोन, ठीक है, ये वही पेड़ की पौधे की बात हो रही है, में विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है। चंगेज खान ने अपनी सेना को इसे खिलाया एनर्जी के लिए। रूसी कॉस्मोनाटो ने जो है इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाने के लिए यूज़ किया। भारत में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख है, पौंडीचेरी है, नागालैंड है, और ये है वो है, तो लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लद्दाखी पहाड़ियों में पाया जाता है, और इसमें चंगेज खां का लिखा है और वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सेम लिखा है, ठीक है। चलो अब इसमें लिखा है भारत सरकार जो है ये जो है सीबक थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका महत्व बताइए। तो भैया इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व है 1 और 3। तो इसने कहा यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक मरुस्थलीकरण को रोकता है, और ये इसमें क्या है पोषकीय मान होता है, और ये क्या है उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूल होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही हैं, हमने भी पढ़ा था अभी, और इसमें कुछ नहीं है, यही वही चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इसने कहा 2 महत्वपूर्ण नदियाँ, अरे ये वही नदियों की बात हो रही हैं, अच्छा। तो जिसमें से एक का स्रोत क्या है झारखंड में है, ठीक है, और दूसरी का है स्रोत उड़ीसा में। तो समुद्र में प्रवाह करने से पहले एक ऐसे स्थान पर संगम करती है, यानी कि मिलती है, ठीक है। मतलब एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, और ये जिस स्थान पे मिल रही है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है, ठीक है। वन्य जीव और क्या है जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वो कौन सी जगह थी, भीतरकनिका थी, ठीक है। तो भैया अभी वो 2 नदियाँ हैं, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, ये जो है आपका भीतरकनिका में मिल जाती हैं। तो भीतरकनिका वन्य जीव और क्या है जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी झारखंड और झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। अब इसमें लेकिन निम्नलिखित पर विचार किए, चमगादड़, भालू और क्या है रोडेंट या फिर कृंतक, ठीक है। अब इसने कहा ये इन जंतुओं में क्या है शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार के जंतु में, ठीक है। तो देखिए चमगादड़ हमने पढ़ा था, कृंतक पढ़ा था, भालू जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक। तो अच्छा भालू भी है, ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई।
सी है इसका आंसर, यानी 1 2 3 सारे ही है, ठीक है। भालू मुझे याद नहीं था गाइस। देखिए यहाँ पे है गिलहरी है, भालू है, कुछ कीट पक्षी चमगादड़ को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तो शीत निष्क्रियता का सहारा ले लेते हैं। इस स्थिति में इन प्राणियों का जो ताप है गिरकर जो आसपास का स्थल है वहाँ उसके बराबर हो जाता है, श्वसन बंद हो जाती है, उपापचय घट जाता है और उसी वसा के सहारे जो ये शीत निष्क्रियता से पहले जो अपने शरीर में संचित करते हैं उसके सहारे जीवित रह लेते हैं। ये उल्लेखनीय कि कृंतक गढ़ की गिलहरियाँ, छछूंदर, मूसक आदि ये चूहे आदि स्तनधारी प्राणी में आते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक जो उत्पादन है वो न्यूनतम होता है, तो कम होता है। गहरे सागर में, पतझड़ी वन, प्रेयरी टैगा, तो सबसे कम होता है गहरे सागर में, राइट। तो चलिए सही है। और इसमें लिखा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 2 बार, एक 29 दिसंबर, बहुत सारे देश ऐसा मनाते हैं, और एक मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। तो देखो 22 में इसमें है नहीं, तो आंसर हम लगा सकते हैं 29 दिसंबर। ये वही बात लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है, सेम, ठीक है। वही देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, 22 मई वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी है, वंदना शिवामी ने लिखी है, ये भी हमने अभी देखा। ये कौन है, पर्यावरण कार्यकर्त्री और क्या है, भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो हमारे देखिए ना इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो हमारा चैप्टर था वो हो गया ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो तक।